अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का दिन आपका जो आगाज़ है, दिन का आगाज़ वो बहुत ही शानदार हुआ होगा, बहुत ही अच्छा हुआ होगा और पूरा दिन भी आपका यूं ही गुजरे। और आज का दिन जुम्मे का दिन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और आज एक और भी खुशी जो है ना वो हो रही है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि कल का जो मैच है वो हम जीत चुके हैं। तवातुर के साथ 2 मैच हम जीते हैं, श्रीलंका से और बांग्लादेश से, और उसकी वजह से हम अब पहुंच चुके हैं फाइनल्स में। तो इस चीज़ की तो खुशी कह लें कि दीदनी है। इस चीज़ की अपनी खुशी है कि हम फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। कि चले पहले जो भी कुछ हुआ, कहते हैं ना कि रात गई बात गई, हमने भी वही कर लिया कि चले आपने जो भी कुछ किया, नहीं जीत सके 2 दफ़ा इंडिया से मैच, कोई बात नहीं, आपने बाकी मैच जीत लिए। आप इंडिया के साथ मद्दे मुकाबल होने के लिए फ़ाइनल्स में पहुंच गए। ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री अगर समझ लें तो है कि आप फाइनल्स में अब इंडिया के साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है। ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को हम देखेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो 41 साला तारीख़ है एशिया कप की, ग़ालिबन 1984 कप का आगाज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आज संडे को पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान पहली कप में, वैसे तो मद्दे मुकाबिल रहती हैं, लेकिन पहली दफ़ा एशिया कप में फ़ाइनल्स में ये दोनों टीम्स पहुंची हैं जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो फ़ाइनल्स का मुकाबला लड़ेंगी और दोनों में से कोई जो है ना वो जीतेगी। अब बात ये है कि जब इतनी बड़ी विक्ट्री है यहाँ पर 41 साला तारीख में हम ये पहली दफ़ा एशिया कप का फ़ाइनल्स खेलने जा रहे हैं, तो एक ये भी है कि हमारे ऊपर प्रेशर होगा कि हमने फ़ाइनल्स इंडिया के साथ खेलना है। दूसरा प्रेशर ये होगा कि हमने जीतना भी है। आप जीतने के लिए जाएं या हारने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उससे पहले की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आप कितनी तैयारी करके जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फाइनल्स होगा उसमें देखते हैं कि क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और सेहत में भी हमारी स्किन की सेहत का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह आप अपनी गट की सेहत का ख्याल रखते हैं, आप अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखते हैं, उसमें आपकी स्किन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, स्किन केयर किस तरह की आपने करनी है। ख़ासतौर पे ये वाला जो मौसम चेंज होने वाला पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, वेदर चेंजिंग हो रही होती है, इसमें बहुत से लोग प्रॉब्लमेटिक स्किन का शिकार हो रहे होते हैं। ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, फिर जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होता है, एक्नी प्रोन स्किन होती है, उनकी एक्नी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। खुश्क जिनकी स्किन होती है, जो ड्राई स्किन जिसको कहते हैं, वो ओवर ड्राई होना शुरू हो जाती है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो इसमें इस बदलते मौसम में आप लोग या हम लोग अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, हमारी हाइजीन किस तरह की होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र किस तरह का होना चाहिए, सनस्क्रीन की कितनी इम्पॉर्टेंस है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन रूटीन के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरियम मंजूर ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, मौसम बदल रहा है, गर्मी से अब हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो बदलते मौसम पर सबसे ज़्यादा कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ती हैं हमें स्किन से रिलेटेड? अच्छा, बदलते मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है वो ड्राई स्किन वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी ड्राई स्किन होती है ऑलरेडी, या एटॉपिक एक्जिमा वाले पेशेंट जिनको पहले ही खुश्क जिल्द का मसला रहता है, ऑन एंड ऑफ जिल्द फटती है, वीपिंग हो जाती है, पानी वाले छाले बन जाते हैं छोटे छोटे, या स्किन फटना शुरू होती है। लोग कहते हैं कि छोटी छोटी करके विजिबली उतर रही है, या कपड़ों में फंसती है, चीज़ों में हाथ वगैरह फंसना शुरू हो जाते हैं, सॉक्स पहनते हैं तो पाँव की जिल्द भी फटी हुई होती है तो वो भी फंसती है। तो ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो ड्राई स्किन वाले पेशेंट होते हैं सबसे पहले। और उनकी ये सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे जैसे थोड़ी सी सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, खुनकी होना शुरू होती है, तब ये वो फील कर रहे होते हैं कि अब ये हमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है? नो, ये अब आ रहा है। जैसे जैसे है कुछ जो बहुत ज़्यादा ड्राई वाले स्किन वाले पेशेंट होते हैं उनका भी से मसला हो गया। जो थोड़े नॉर्मल ऑयली स्किन वाले होते हैं वो थोड़ा बेहतर रहते हैं इस सीज़न में। ओके, उनके लिए ये थोड़ा सा बेहतर है, जो नॉर्मल है या ऑयली है। अच्छा, ऑयल, जिनको ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है वो लोग भी कहते हैं कि हमारा ऑयल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है,
और कभी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है टी जोन में या फेस के ऊपर, उसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, उसमें वो ये कि टेम्परेचर आपने जैसे भी बताया उसमें कि टेम्परेचर आज भी 32 है, ठीक है, तो गर्मी काफ़ी है और ख़ासतौर पे ऑयली स्किन पे वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसमें बेहतर है कि आप कोई भी सुबह के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे ज़रूर कोई भी ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करें जो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, ताकि आपकी क्लेंजिंग हो जाए, या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हो, तो वो आपके पोर्स को थोड़ा श्रिंक करता है, कंट्रोल करता है, तो ऑयल थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या रेटिनॉल बेस्ड सीरम आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन ड्राई स्किन वाले पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वो हाइड्रेटिंग जो क्लेंजर होते हैं उनको स्विच करें। तो ये एक मेजर चेंज होता है कि एक जो ड्राई स्किन वाला पेशेंट है उनको चाहिए कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले जो क्लेंजर्स या फेस वॉशेस हैं उनको स्विच करके थोड़ा हाइड्रेटिंग या ऑयल बेस्ड जो होते हैं ना, जो स्किन को सॉफ्ट छोड़ते हैं, वो वाले क्लेंजर इस्तेमाल करें, तो उनकी स्किन बेहतर हो जाती है। और एक्नी वाले जो है पेशेंट्स हैं वो क्लेंजर ये वाले इस्तेमाल करें। ठीक है, वो सैलिसिलिक बेस्ड यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं उनके साथ वो प्रोडक्ट्स अपने यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यूजुअली आपको क्या लगता है कि जैसे ही स्विच होता है वेदर हमारा गर्मी से सर्दी, तो सबसे बेहतर कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो हमें स्विच करनी चाहिए, जिसके ऊपर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने चेंज करनी है? एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग, जो ड्राई स्किन वाले हैं और ऑयली स्किन, इन दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें फ़र्क होंगी, ठीक है। जैसे ड्राई स्किन का पेशेंट है तो आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी, वो एक तो बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्श जो होते हैं क्लिनजर्स या फेस वॉश वो यूज़ नहीं करने। नंबर 2, स्क्रब या एक्सफोलिएट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जितना वो पहले ही ड्राई स्किन है, एक्सफोलिएट करने से आपको पता है ना एकदम से टाइटनेस और ज़्यादा ड्राइनेस आती है, तो वो ओवरली ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर स्किन को वो पीलिंग का मसला शुरू हो जाता है, ठीक है, स्किन फटना शुरू हो जाती है या स्किन का बैरियर ख़त्म हो जाता है, फिर पेशेंट कहता है कि हमें चुभ रही है, स्किन जलन हो रही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स या हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करें, ओवर एक्सफोलिएट ना करें। और तीसरा, उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा ऑयल बेस्ड क्लेंजर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड जो है ना आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक्नी वाले भी जेल बेस ही इस्तेमाल करें? ऑयली और एक्नी वाले जेल बेस्ड इस्तेमाल करें। अच्छा, सर्दियों में भी फिर जेल बेस ही आपने यूज़ करनी है, वो थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र हो सकता है, क्रीम बेस जैसे होता है? अच्छा, मैं अपने पेशेंट को ये गाइड करती हूँ कि आपको जितनी लाइक जैसे आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आप एक दफ़ा दिन में ज़रूर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप लगाएं, वरना अदरवाइज़ ओवरली मॉइस्चराइज़ ना करें, क्योंकि फिर वो एक्नी का मसला होना शुरू हो जाता है। सो एसो स्पेस यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो एक दफ़ा दिन में सुबह लगा लें तो आपको वो काफ़ी हद तक आपका दिन जो है वो बेहतर गुजर जाता है। यूजुअली हमारा ये है ना कि जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी जितनी दफ़ा आप मुँह धोंगे उतनी दफ़ा आपने मॉइस्चराइज़र दोबारा से अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे। वो मैंने बताया ना, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। लाइक जो ड्राई स्किन वाले हैं वो लगाएं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है धुलने के बाद तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आपकी स्किन नहीं हो रही तो आपने फिर ओवर मॉइस्चराइज नहीं करना, ठीक है। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और स्किन आपकी स्किन टाइप क्या है उस पर भी वेरी करता है। अच्छा, ऑयली स्कैल्प वाले और ऑयली स्किन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन सा जिंक वाला जिंक पायरेट शैम्पू यूज करें? क्लिम्बाजोल के साथ आते हैं जो एंटी डैंड्रफ में बेसिकली है। तो मार्केटेड के बजाय आप इन इंग्रेडिएंट के साथ जो शैम्पू आते हैं वो इस्तेमाल करें, आपकी स्किन स्कैल्प की जो स्किन होती है वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, और मॉइस्चराइज़र के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चराइज़र किस तरह का यूज़ करना चाहिए। वो आपको ड्राई स्किन वालों को जो है ना वो थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र वो यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव वाले और जो ऑयली हैं वो जेल बेस वाला। ऑयली स्किन वाले जो है वो जेल बेस्ड या फिर सीरम, सिंपल हाइड्रोनिक एसिड सीरम जो होता है वो एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ होता है। आपसे वेट फेस पे लगा लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है, ठीक है। और फिर लाइक अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत है, ड्राई हो रही है, तो आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लग रहा और नहीं हो रही तो फिर आपने ओवर मॉइस्चराइज नहीं करना उसके, ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन का कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन केयर के अंदर? सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। डे टाइम आपने जब आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन, लाइक ड्राई है तो ऑयली बेस थोड़ा सा लगाना है, अगर ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस या थोड़ा सीरम लगाना है, ठीक है। उसको लगाने के बाद आपने अपना सन ब्लॉक मस्ट लगाना है। अब इसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं कि जो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्रीम बेस्ड जो होते हैं सन ब्लॉक उनको चूज़ करें, और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो जेल सन ब्लॉक को चूज़ करें। आजकल सीबम कंट्रोल SC जेल लिखा होता है, हाँ, जो क्लियर थोड़े से होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो ऑयल को कंट्रोल करते हैं। तो वो वाला आपको लगाना चाहिए। सर्दियों में भी वही लगाएं? बिल्कुल, सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लगाएं।
ठीक है, बिकॉज सर्दियों में थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है ना, तो सर्दियों में भी वही लगाने चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि पता है क्या होता है कि ऑयली वो जैसे ही जब भी मिल्क ऑयली स्किन जो है वो फ़ौरन इरिटेट हो जाती है और फिर वो एक्ने प्रोन हो जाती है। और हम जो डाइट है हमारी विंटर में वो भी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, ऑयली ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है और कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रिगर हो जाती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। पेशेंट अक्सर आके बताते हैं कि अभी हमने कॉफ़ी स्टार्ट की और हमारी एक्ने वर्स हो गई है। अच्छा। ठीक है, तो फिर वो इसमें बेहतर होता है कि आप नॉर्मल रखें सो दैट आपको बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ऑयली ना हो। ठीक है कि आप बैलेंस डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। हाँ। दूसरा ये भी होता है ना, हम सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं और हम फ्रूट्स भी कम कर देते हैं, तो सिट्रस फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। हाँ। प्लस अब जैसे सेब आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, पीच है, पीच का सीजन एंड हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि विद पील लें सो दैट आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट। तो उसके अंदर भी विटामिन सी होता है, पीच के अंदर भी विटामिन सी है। देन एप्पल्स आप ले सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स खाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा, आजकल चूँकि ये गर्मियाँ हैं, दूसरा डेंगू भी है, सैलाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। लोग कहते हैं हम ख़ारिश करते हैं तो हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें? अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी एक बंदे को हो गई है तो उसको एक तो आइसोलेट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें सो दैट वो सब लोगों को ना फैले। ये कंटेजियस होती है? यस, ये जो स्केबिस की बीमारी होती है, जो खारिश मतदी खारिश भी जिसे कहते हैं कि जो एक से दूसरे को लगती रहती है, ये यूजुअली फैलती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको आइसोलेट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। उसका लोशन बहुत आराम से मिल जाता है, सो आप उसको डेली अप्लाई करवाएं, डेली बाथ लें और हाइजीन मेंटेन करें सो दैट आप देखेंगे कि उससे से ही ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जी, डॉक्टर मरीम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी और हमने बात की है कि जो बदलते मौसम में आपने स्किन का कैसे ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी स्किन केयर रूटीन है जो आप लोग इख्तियार कर सकते हैं, ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले भी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज़ करनी चाहिए। डॉक्टर मरीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मरीम, थैंक यू सो मच। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम होम रेमेडीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर PCOS के हवाले से बात करनी है। बहुत सी लड़कियां इसका शिकार होती जा रही हैं। एक तो डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं और आप PCOS का शिकार हो जाते हैं। या फिर उल्टा भी है इसमें कि आप PCOS का शिकार होते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और उनको PCOS का मसला है। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जिनका वज़न बहुत कम है फिर भी उन्हें PCOS का मसला है। तो ये दोनों कैटेगरीज़ में हो सकता है, आपको कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमने होम रेमेडीज़ के साथ या हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ अपना इलाज करना है, हमने एलोपैथिक के पास नहीं जाना है। तो वो भी चीज़ें सही हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप जड़ी बूटियों के साथ या घर में जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं उसके साथ अपने PCOS का मसला किस तरह हल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईमा आपा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप लोग उनको जानते हैं और आज वो PCOS के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आपके लिए लेकर आई हैं, तो उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। नईमा आपा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नईमा आपा, आज हमने रेमेडीज़ पे बात करनी है, वो भी PCOS। आपको पता है आपके पास भी क्वीरीज आती होंगी, बच्चियाँ आती होंगी, माएँ फ़ोन करती होंगी, मिलने आती होंगी कि ये मसला है हमारे घर में। क्योंकि अगर एक बच्चे का मसला होता है ना या एक फ़र्द का मसला होता है तो माएँ और घर के बाकी लोग भी उसका थोड़ा सा ना असर ले रहे होते हैं कि ये मसला क्या है। क्योंकि आगे बढ़ के आपको पता है PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चा नहीं, प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे होते, आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमारी हिकमत में यहाँ पर होम रेमेडीज़ के साथ हम इसका इलाज कर सकते हैं आराम से, इजीली। हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ तो इधर से ही करूँगी कि पहले जो मैं बात शुरू से करती आई हूँ और बात को रिपीट में सिर्फ इसलिए करती हूँ मुनीबा, कहते हैं ना कि माँ है, चाहे बच्चे को एक बार कहेगी ये कर लो, वो 2-3 बार आखिर वो कर लेता है। तो मैं भी ये इसलिए मैं बार बार इधर हर प्लेटफॉर्म पे आके एक बात रिपीट करती हूँ कि शायद किसी को असर हो जाए कि एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जिसके मुताबिक पहले कभी सुना था, इनका नाम ही नहीं सुना था हमने तो PCOS, नो बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं था।
तो ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, जो है ना वो इंतज़ार ना करवाएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेकर आई हैं और वो उन तक हम पहुंचा भी दें, ताकि वो नोट डाउन भी कर लें कि जनाब आपने क्या खाना है और किस तरह खाना है और कितनी तादाद में खाना है, कितनी उसकी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो हम काउंटर पे ही चले जाते हैं। अच्छा, मैं खाने से मना कर रही हूँ रिफाइंड फूड, ठीक है ना? ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक हलवा बताऊंगी, पीसीओएस के लिए भी, पीसीओडी के लिए भी, और वो खवातीन जिनका मीनोपॉज स्टार्ट हो गया है, ठीक है? वो प्रॉब्लम में है कि उनको क्या कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन ठीक नहीं रहा उनका। तो एक आप लोगों ने हलवा नोट कर लेना है। सबसे पहले मैं हलवे पे आ जाऊं क्योंकि एक डिफरेंट चीज है ये हलवा। अच्छा, ये हलवा है पीसीओएस के लिए भी, PCOS जिनका मेनोपॉज शुरू हो गया खवातीन का, उनका भी, और जिनको पीसीओडी है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो उनके लिए आप लोगों ने करना क्या है, ये है माश की दाल, धुली हुई माश की दाल, ठीक हो गया। और ये है किडनी बीन, लाल लोबिया, लाल लोबिया, ठीक है। और ये है चने की दाल। चना कौन सी दाल? चने की जो काला चना होता है ना, ये उसकी दाल है, देसी चने की दाल, ठीक है ना? ये नोट कर लेना, ये काले चने की दाल है, ठीक है। ये तीनों चीजें आप लोगों ने तकरीबन है ये 100 ग्राम इतनी ही लेनी है, और इनको 4 किलो दूध में भिगो के रख देना है। 4 किलो दूध में भिगो के रख देना, भिगो के रख देना, धो के साफ करके 4 किलो दूध में डाल के रख दें, ठीक है। ठीक है। इसको फिर पकाना है कि उस दूध के अंदर गल जाएगी, ठीक है, कंप्लीट गल जाएगी। गलने के बाद उसको अच्छे तरीके से भूनना है। फिर देसी घी की जगह आप लोगों ने तिल का तेल डालना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, वो वैसे खुश्क हो जाएगी क्योंकि दालें है ना, खुश्क हो जैसे ना उसका हलवा खुश्क होता है, इसी तरीके से। तो आप लोगों ने बाद में ना तिल का तेल या जैतून का तेल, दो ही तेल, देसी घी नहीं डालना, ठीक हो गया। ये डाल के आप लोग इसको तकरीबन 20 दिन का बन जाएगा ये, क्योंकि खाने मिकदार आपने सिर्फ एक छोटी चम्मच खानी है, सिर्फ एक सुबह एक शाम, तो आपके 20 दिन आराम से निकल जाएंगे इसके अंदर। और जब ये हलवा बन जाएगा तो ऊपर फिर आप लोगों ने सफेद तिल डाल लेने हैं, ड्राई रोस्ट करके हलवा कंप्लीट बन गया आपका, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने अगर मीठा डालना है तो ये वाला मीठा डालिएगा, ये मैं मीठा दिखा दूं, हाँ मीठा साथ ही डाल दे, जब पक रहा हो ना तो साथ ही डाल दे। गुड़ कौन सा है, ये खास बात है, गुड़ है ये 1 साल पुराना खालिस देसी गुड़, ये देखिए ना, पुराना 1 साल, कम से कम 1 साल पुराना। अच्छा, हाँ, और ज्यादा 2-3 साल जितना मर्जी पुराना हो जाए, क्योंकि होता है जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा अच्छा। ये देखिए, अब इसका टेस्ट करके देखिए, खालिस का आपको पता चलेगा कि ये खालिस चीज है। दवाई समझ के ना कहीं से दरियाफ्त करें, थोड़ी मेहनत कर लें, ठीक है। ये खालिस देसी गुड़ है, आप लोग जब पकाएंगे ना तो उसके अंदर बस इतना सा ही काफी, इतना सा गुड़ डाल दें, 4 किलो दूध के अंदर, वो काफी होगा। जब हलवा बन गया तो फिर ड्राई रोस्ट किए हुए सिर्फ सफेद तिल हो या काले तिल हो, आप मिक्स करके रखिए, वो एक बहुत ही मजे का हलवा बनेगा। और ये हलवा पीसीओएस के लिए, मीनोपॉज वाली के लिए, पीसीओडी के लिए, ठीक है। सिर्फ लेना किस तरह है, ये सिर्फ समझने की बात है। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को। सुबह आप लोगों ने लेना है नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, लाजमी, ठीक है। और नाश्ता तकरीबन आधे घंटे बाद करना है, ओके। ये नाश्ता है आपका, ठीक है। और सेकंड, आपने रात को बेड पे जाते हुए लेना है, और बगैर मलाई वाला दूध, बगैर मलाई वाला, ठीक है। आप सुबह आपने पानी के साथ लेना है और रात को आपने इसको दूध के साथ लेना है, ठीक है। हाँ, गरम हो, बेशक नीम गरम हो, कोई भी हो दूध। अच्छा, अब आपने कहा है कि ये 20 दिन के लिए हमने बना के रखना है, अब इसको स्टोर कैसे करना है ये भी तो बताए ना। ये वैसे भी फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख दें, बाहर रखें, बाहर भी रखा रहे, अब भी मौसम जो है उसमें बाहर भी रखा रहेगा, फ्रिज में रख लें, कोई मसला नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है कि आप फ्रिज में रख लें इसको, ठीक है, अगर ये फंगस का डर है तो ये एक ऐसा हलवा है। अच्छा, ये बता दिया मैंने आप लोगों को किसके लिए, जो आपका आज का टॉपिक था उसके मुताबिक, लेकिन ये हलवा जो है इसके अंदर अगर आप माश की दाल को बराबर कर लेते हैं, सॉरी डबल कर लेते हैं, सेम रेमेडी माश की दाल बराबर। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जो कंसीव नहीं कर पाते, जब टेस्ट किए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है, मर्द के अंदर स्पर्म नहीं बन रहे होते, ठीक है ना। ये उनके लिए आप कहें कि एक जादुई हलवा बनेगा, Okay. जो मर्द हजरात हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे, वो इसको 2 चम्मच खाना शुरू कर दें, और सेम तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह कि जो किसी भी वजह से अपने टेस्ट आप देखिएगा, अगर आपके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे तो ये उन सब के लिए है। और ये बहुत देखा और बहुत ही लोगों को बताया हुआ और होते हुए देखा है मैंने, ठीक है ना। ये इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ लेके आई थी कि ये आपकी कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को, हर तरह की कमज़ोरी को, और जो
बहुत लड़कियां फूल जाती है ना बेचारी, कि आप कह रही है ना कि मैंने फूली हुई लड़कियां में देखी, कहीं बहुत ही कमजोर देखी, ये आपको बैलेंस करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं कहवे की तरफ। ठीक है, कि कहवा बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप हलवा नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे मेरी कौम का पता है कि माएँ बना के दे देंगी तो बन जाएगा, हाँ, वरना नहीं बनाएंगी बच्चियाँ, खुद तो नहीं बनाएंगे। हाँ जी, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो शहरों से दूर रह रहे, हॉस्टलाइज खुद अकेले रह रहे होते हैं, उनकी मजबूरी है बाहर का खाना, वो बाहर का खाते हैं, तो उनको हम कैसे मना करें, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ, एक कहवे में। कहवा ये है बेटा जी कि आप लोगों ने गुड़, शर्त ये है कि गुड़ यही हो, ठीक है, कहीं से मिले, हाँ, गुड़ पुराना हो, 1 साल पुराना। दूसरी चीज आपने लेनी है, ये मैं बता रही हूँ 1 कप के लिए, 1/4 टीस्पून सौंफ, ठीक है, 1 कप ले लें, 1/4 टीस्पून उसमें आपने सौंफ डालनी है, 1/2 टीस्पून धनिया डालना है, ठीक है, खुश्क धनिया, ठीक है, और इस यही 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन डालनी है, अजवाइन, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज आपने डालनी है, अगर अवेलेबल है तो आप ये कहें कि डबल एक्शन है, अगर नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, अम्बा हल्दी। ये आंबा हल्दी, आंबा हल्दी, ठीक है, ये देखें ना, ये आंबा हल्दी है, ठीक है, ये पंसार से मिल जाएगी, पंसार से मिल जाएगी, लेकिन वो बार बार हर शो में मैं सूंघ के देख लें, हर शो में मैं बताती हूँ, देखो खुशबू फैल गई है इसकी। अच्छा, इसकी हल्दी की तरह तो नहीं है खुशबू? हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट है, असल में असली एंटीबायोटिक है। अच्छा, हर किस्म के इन्फेक्शन को बॉडी से खत्म करती है ये, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो। तो ये करना है कि हर शो में मैं बताती हूँ, कभी भी शॉप के बाहर खड़े होकर ये नहीं कहना कि अम्बा हल्दी दे दें, पीस के दे दें, नहीं, आप जाएं, हाथ में लें, उसको देखें, क्योंकि अमूमन बहुत जगह पे नहीं होता, तो पहले मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ऊपर वाला छिलका पीस के दे देते, दरमियान वाली जो असल चीज है, इसको गिरी हम बोलते हैं, गुठली मगज जिसको बोलते हैं, वो रख लेते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपने सामने देख के उसको पिसवाना है, ठीक है, ठीक है। ये कितनी चीजें हो गई हैं, सौंफ, अजवाइन और धनिया, ठीक है, अम्बा हल्दी, और तीसरी चीज 1 कप के लिए बस इतना सा अदरक, ठीक है, इतना सा अदरक, ठीक है। और अदरक कभी भी यूं काट के नहीं डालना, ये मैंने काट के दिखाया, इसको मारे ऊपर से, हाँ जी, यूं करके, यूं कोई चीज मार ले इसके ऊपर, ऐसे ये फट जाएगा, तो वो डाल लें। जब ये तकरीबन आपका 1/4 कप सिर्फ जल जाए, 3 हिस्से रह जाए कप के, तो उसमें आप लोगों ने करना, ये पुराना गुड़, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो सुबह निहार मुंह, ठीक है, और शाम को रात को लेटते हुए ये आप करके देखें, इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिस्ट है, ये जो भी कुछ है, कोई देखें, पहले पानी की थैलियां बनती हैं, फिर वो एक मस्से बन जाते हैं, फिर वो खुदा ना खास्ता और चोलियों की शक्ल इख्तियार कर देती है, इनके हमने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि ये इस आपकी इन्फ्लेमेशन, बेसिक क्या बनती है, इन्फ्लेमेशन को ये खत्म कर देगी बॉडी से। जब आपका कहवा बन गया तो गुड़ डालिए, गुड़ के बाद आपको हनी डालने की जरूरत नहीं है। फिर जिनके पास गुड़ नहीं अवेलेबल, तो हनी सबके पास है, बिल्कुल ऐसे आम मिल जाता है, अच्छे वाला हनी, ठीक है ना, आप हनी डाल लें, और जब कहवा आप डाल लें अपने कप के अंदर, तो फिर तकरीबन इतनी सी हल्दी, ये काफ़ी है, लेकिन रेगुलर, थोड़ा करो, रेगुलर करो, ठीक है। ये कहवा आप पीना शुरू कर दें। ये देखिए, मैंने बताया है इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए जो ख़वातीन के हैं, उसके अलावा जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनको मसल्स पेन होती है, जिनके मसल्स स्टिफ हो गए हैं, ठीक है ना, कि वो हरकत नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए भी है। ये अगर आपके सर में दर्द होता है इस जगह पे, ठीक है, कहते हैं ना कि इधर दर्द होता है, अमूमन किस लिए होता है कि वो जुकाम की वजह से छींक आ गई, रुक गई है, ये उसके लिए भी है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो आपके किचन में, आपके घर में मौजूद हैं। तो ये अगर रेगुलर करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल स्लिम, जितना आप चाहेंगे आप उतना स्लिम हो जाएंगे, ठीक है। अपनी डाइट खालिश रखें, अच्छी रखें, कम खाएं। मैं कहती हूँ कम खाएं। रात 8 बजे के बाद सब लोग अपने घरों को, किचन को ताले लगा दें। अगर आपने अपने बच्चे, अपनी नस्ल ठीक रखनी है ना, आप खुद भी ठीक रहने, खवातीन जो बड़ी है, खवातीन मैं उनको भी कहती हूँ, चलिए जिस लेट से आप हैं, मैं हूँ, हम हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें पता है। सारा दिन फिर बच्चों के पीछे, मैं तो रात को पहरा देती हूँ, लेकिन बच्चे किसी के भी, मेरे बच्चे भी आप लोगों जैसे ही बाज नहीं आते, वो रातों रात अपना काम दिखा जाते हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों पे नजर भी रखें, किचन को ताला लगा दे। 8 बजे के बाद अगर आपने हेल्दी रहना, अपनी नस्ल को हेल्दी रखना है, तो जो रात को खाते हैं, खाते इसके सामने बैठ जाते हैं, ये तबाही हो गई है। पहले हम पढ़ते थे ना मुनीबा, पहले पढ़ते थे लैंप यूं होता था, ठीक है, या पीछे से लाइट होती थी, अब पढ़ रहे हैं स्लाइड्स पे, तो ये इधर है। तो ये सारी स्किन के प्रॉब्लम भी, जो आपका पहले सेगमेंट था, डिस्कशन थी, तो ये स्किन के प्रॉब्लम भी इधर से आ रहे हैं, ये आई साइड के प्रॉब्लम भी इधर से आ रहे हैं, ये जो बाल उड़ रहे हैं इनके प्रॉब्लम भी इधर से आ रहे हैं। स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, कम से कम करें, और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश किया करें। और यहाँ पे जो
आपके लिए लेकर आते हैं, रिसर्च करके वो चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसका फ़ायदा भी आपको ही पहुंचना है और उसका इलाज हमारे पास होता है जो हम आप तक पहुंचाते हैं कि आप लोग सेहतमंद रह सके। तो इसको ट्राई कीजिएगा और फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद थी। PCOS के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम का इलाज क्या है, उसके ऊपर बात की। नईमा आपा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी जी, मेरी तरफ से भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मैं आप लोगों की बड़ी मशहूर हूँ। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग सर्विस यूट्यूब से दुनिया भर में मुतअद्दिद अफराद इजाफ़ी आमदनी हासिल करते हैं और यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए पैसे कमाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं ना, उनके लिए एक बड़ा ही पुरकशिश ये प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब। अरबों अफराद हैं जो इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि YouTube चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे आपने कामयाब कैसे बनाना है ये सबसे अहम है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोग सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और हज़ारों नौजवान आज भी अपने YouTube चैनल को सक्सेसफुल बनाने की जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तक इस तगोदो में है कि जो कामयाबी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें काम कर सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं आपके काम आएंगी। YouTube चैनल कामयाब बनाने के लिए कौन कौन सी मुख्तलिफ टेक्निक्स का आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो आज उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साद राशिद मौजूद हैं जो कि YouTube एक्सपर्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। साद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। साथ YouTube चैनल, आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी उससे पूछे ना क्या बनना है, वो कहता है जी हमने YouTube चैनल बनाना है और उसके ऊपर जो है ना यूट्यूबिंग करनी है। यही आजकल हर किसी का ड्रीम बन गया है कि YouTube चैनल आप क्रिएट करो, बनाओ और उसके बाद वहाँ से आपने पैसे कमाना शुरू कर देने हैं। लोगों को तो ये लगता है कि रातों रात शायद पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि रातों रात आप एक YouTube चैनल बनाओ और उसके बाद आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं? ये एक मिसकॉन्सेप्ट या फिर ऐसा वाकई होता है? अच्छा, लोगों को ना ये लगता है कि बच्चे हैं छोटे, वो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखते हैं, मिस्टर बीस्ट को देखते हैं। पाकिस्तान में भी 2 4 5 ऐसे मशहूर नाम हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब पे, नो डाउट अबाउट इट। उनको ये लगता है कि इन्होंने 1 महीने में 6 महीने में ये चीज़, बच्चे इस चीज़ को ना विजुअलाइज करते हैं कि शायद मैं भी ये कर लूँगा। लेकिन बच्चे मिस्टर बीस्ट को तो जानते होंगे, हर बंदा इस टाइम मिस्टर बीस्ट को जानता है। अब हमें पता है वो कितना सक्सेसफुल है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल कि उसकी 400th मतलब 432वीं जो वीडियो है ना, पहली वीडियो वो थी जो उसकी वायरल गई थी। वो हमें लगता है कि आज वो जो वीडियो अपलोड करता है उस पर 100 मिलियन 150 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसने 400 वीडियोस कंसिस्टेंटली बनाई होंगी, तब जाके उसकी पहली वीडियो वायरल गई। अगर रोज़ की एक भी लगाएं तो 1 साल से ऊपर ही उसको लगा होगा ना। सो यूट्यूब बिल्कुल नो डाउट रिवॉर्ड करता है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड करता है। बाकी जितने बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन कर लें, फिजिकल कर लें, उनसे अच्छा रिवॉर्ड करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जितना लोग दिखाते हैं वो यूट्यूब से कमाते भी हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट ये रातों रात नहीं होता। अच्छा, इसमें मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है। एंड मैं अगर अपनी भी जर्नी बताऊं, मैंने 365 डेज के लिए 365 वीडियोस अपलोड की जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था। लाइक 1 वीडियो एवरी सिंगल डे। और तब जाके जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो 2700 हुए। अच्छा, 365 वीडियोस अपलोड करने के बाद। बट ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, और फिर उससे आगे के जो 2 साल हैं, अब मैं 100K से ऊपर हूँ। क्या बात है। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स, इट्स ऑल अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग, कंसिस्टेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है। अगर उसमें लगे रहेंगे आपके अंदर, बिकॉज बहुत से लोग हैं वो 365 डेज बेशक कर लें, वो सारा मैनेज भी कर लें, लेकिन अगला एक दिन भी ना वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए कि अच्छा 1 साल पूरा हो गया है और हमने कंसिस्टेंसी के साथ एक दिन जो है ना वो पूरा व्लॉग डाला है, ये कोई भी वीडियो डाली है हमने, और अभी भी कुछ नहीं आया, तो वो अगला 1 मिनट भी नहीं लगाते उसको छोड़ते हुए। ऐसे ही है, मतलब लोगों को लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किस लिए, 40 व्यूज के लिए, 35 व्यूज के लिए, लेकिन हर बंदे ने वहीं से स्टार्ट किया होता है।
आप कोई यूनिक नहीं है, या कोई भी जो जिसको आप देख रहे हैं ना, उसने भी जब वीडियोस डाली थी 30 व्यूज 35 व्यूज 100 व्यूज 500 व्यूज सब कोई ऐसे आते हैं। अच्छा, अब ये सब्सक्राइब्स जो हम कर रहे होते हैं लोगों को, हर कोई कहता है जी बेल आइकन को प्रेस करें, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये सब्सक्रिप्शन जो हैं या सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, ये किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर? ये एक साल में बढ़ाए जा सकते हैं? जो लोग कहते हैं जी एक साल में हमारे मिलियंस हो गए, 100K हो गए, या फिर इसकी भी एक जर्नी है पूरी? ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, ऐसा नहीं है। देखें, आपने भी जितने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे वो किसी वजह से किए होंगे। आपको जो कंटेंट आपके सामने उनका जो कंटेंट आया है आपको अच्छा लगा होगा, आपको उन पे एकदम थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ होगा, आपने प्रिडिक्ट किया होगा कि इस तरह की वीडियोस ये आगे भी डालेगा, और एक दफ़ा आपने उसके चैनल पे जाके देखा होगा क्या इसी तरह की वीडियोस ने पास्ट में भी डाली हैं। लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन करते हैं, कभी किसी नीच पे काम कर रहे हैं, उसी चैनल पे फिर अपनी वो नीच चेंज कर लेते हैं। मसला ये होता है कि आपने अपने कंटेंट को एक डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल अलाइन डायरेक्शन। जो बंदा एक दफ़ा आपके चैनल पे आए वो आपकी पास्ट वीडियोस भी देखे, वो आपकी फ्यूचर वीडियोस भी देख सकता हो, यानी आपका अलाइंड कंटेंट हो। ये ना हो आप पहले आप कुकिंग वीडियोस डाल रहे हैं, फिर आपने कहा नहीं अब मैं चलो फॉर एग्जांपल व्लॉग्स डालती हूँ, या उसके बाद तो जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट था उसने तब आपको सब्सक्राइब किया, वो अब आने वाली वीडियोस आपकी नहीं देखेगा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट उसने जिस वजह से किया वो आपने वो अब आप उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं ना उतरे। हाँ, तो आपने ये देखना होता है कि मेरी ऑडियंस ने मुझे सब्सक्राइब क्यों किया, फिर आपने उसकी मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशन है ना उनकी उसको अलाइन करते हुए आपने कंटेंट बनाना होता है, फिर जाके वो कंसिस्टेंटली आपको देखते हैं और फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वरना लीनियर ग्रोथ होती है। अगर आप हर वीडियो में नया सब्सक्राइबर तलाश करने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपकी लीनियर ग्रोथ है। अगर आप अपनी जो करंट ऑडियंस है उसके हिसाब से मजीद कंटेंट बनाते चले जाएंगे फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग देखे ना जिन्होंने 2-2 3-3 चैनल्स बनाए होते हैं, एक उनका और चैनल है, एक ट्रैवलिंग का चैनल होता है, एक वो वीडियोस के लिए खाली बनाते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है ना, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चैनल पे अलग अलग ऑडियंस रखी हुई है। सेम चैनल पे अगर आप एक ही तरह का कंटेंट डालना शुरू कर दोगे, अगर आप पर्सनल ब्रांड नहीं हो, हाँ एक दफा मशहूर हो गए फिर तो आप कुछ भी डालोगे तो वो तो चलेगा, लेकिन जब आप बिगिनर हो फिर आपको बड़ा ही लीन रह के चलना है। इंस्टेड ऑफ नोइंग कि मुझे क्या करना है, ज्यादा फोकस इस पे करना है, मैंने क्या नहीं करना, इस चैनल पे मैंने क्या नहीं डालना, तब जाके ना वो आपकी डायरेक्शन मतलब किसी एक इंटरेस्ट को आपने लेना है, या ऑडियंस का एक इंटरेस्ट। यस, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आज आपने कुकिंग की वीडियो अपलोड की है तो कल आप ट्रैवलिंग की अपलोड कर रहे हैं, परसों आप मेकअप की अपलोड कर रहे हैं। इस तरह आपने नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप मेकअप की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना कि जिसने सब्सक्राइब किया उसने मेकअप की वजह से किया है, उसने फिलहाल आपकी वजह से नहीं किया, बिकॉज यू आर नॉट अ पर्सनल ब्रांड राइट नाउ। फिर आपने मेकअप में ही अच्छे से अच्छा करना है, फिर जाके आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप एक पर्सनल ब्रांड बनेंगे, फिर आप कुछ भी करेंगे तो वो चलेगा। अच्छा, कि शॉर्ट रील्स हम देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस हम देख रहे हैं कि 1-2 मिनट की भी लोग डाल रहे हैं, रील्स भी डाल रहे हैं, लॉन्ग ज्यादा जरूरी है या शॉर्ट रील ज्यादा जरूरी है? अच्छा, जो भी करना है ना, एक चैनल पे एक ही स्ट्रेटेजी यूज होगी, या तो आपने लॉन्ग के साथ जाना है या आपने शॉर्ट के साथ जाना है। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि एक ही चैनल पे लॉन्ग भी डालिए, उसी चैनल पे आपने शॉर्ट वीडियोस भी डालिए, नो। ठीक है, एज अ बिगिनर, ये मैं सारी चीज़ें एज अ बिगिनर बता रहा हूँ। हाँ, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना फिर आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको एक प्रिविलेज होता है, जो बिगिनर के पास नहीं होता वो आपको होता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर रही होती है ना, वो आपकी देखेगी, शॉर्ट भी देखेगी, आपकी लॉन्ग वीडियो भी देखेगी। पहली चीज़ तो आपने एक काम करना है। दूसरी चीज़, शॉर्ट बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड है, क्यों? क्योंकि उसमें जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, जल्दी व्यूज़ मिल जाते हैं, जल्दी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, तो एक तरह डोपामिन हिट होता है ना कि यार सब्सक्राइबर्स, यार ये देख मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन अगर आपका गोल है तो वो फिर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। लॉन्ग में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट लॉन्ग में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, शॉर्ट्स में पैसे बहुत कम है, लाइक 10 गुना का, तकरीबन एग्जैक्टली 10 गुना का फर्क है। अब जिस भी नीश के अंदर है ना, उसके शॉर्ट्स पे जितने पैसे बन रहे हैं लॉन्ग पे उसके 10x बनते हैं, ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, बस आपका डिपेंड करता है कि आप किस टारगेट को ऑडियंस जो है ना वो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और कौन सी नीश है आपकी और उसके ऊपर कितना आप काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। साथ हमारे साथ मौजूद थे, आज बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमारी और आपकी क्लियर की हैं। साथ थैंक यू सो मच आप आए। जनाब, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 18वां बड़ा शहर है और मजमूई कौमी आमदनी में इसका हिस्सा 13% से ज़ायद है, लेकिन बेहंगम बढ़ती हुई आबादी, तजावुज़ात की भरमार, बदतरीन ट्रैफिक जैम, साफ़ पानी की अदम फराहमी और दीगर शहरी मसाइल ने जिंदा दिलाने लाहौर के रिवायती तसव्वुर को इस हद तक दागदार कर दिया है कि अब लाहौर के रहने वालों को सैलाब का सामना भी रहा और आने वाले दिनों में स्मॉग का भी सामना होगा। अब गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज़ के नाम पर गुज़श्ता कई दिहाइयों से शहरियों को अरबों रुपए का लगाया जाने वाला टीका इस शहर की तारीख का अलग से एक स्याह बाब है। बेहंगम मनसूबाबंदी से कम
50 किलोमीटर तक फैल जाने वाली लाहौर को रहने के काबिल या सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? 1.25 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर को क्या अलग से सूबा बना देना चाहिए? बढ़ती आबादी के पेश नज़र लाहौर के मसाइल और उनका हल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त नईम शेख साहब मौजूद हैं, इस हवाले से काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नईम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक बहुत ही क्रिटिकल जो है ना टॉपिक आज जो है ना सिलेक्ट किया है। लेट्स डिस्कस। तो आप क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, तो नईम साहब आजकल जो चल रही है लाहौर की सूरत हाल, उसमें ट्रैफिक की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, देन हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, सैलाब की सूरत हाल अभी गुजरी है, हर चीज़ हमारे सामने है। क्या लाहौर को रहने के काबिल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? जी डेफिनेटली इसमें तो कोई राय नहीं है कि नहीं बनाया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप कहीं पे लेकर भी नहीं जा सकते। इसमें सबसे जो ज़रूरी रोल है वो गवर्नमेंट का है। सबसे बड़ा है अर्बन डेवलपमेंट है, आपकी प्लानिंग है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग है कि आपने कहाँ पे कॉलोनी देनी है, उसमें रोड्स कहाँ देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देनी है, यूटिलिटीज़ कहाँ देनी है, पार्क्स आपने कैसे रिस्टोर करने हैं, और आपने ये जो ग्रीन बेल्ट है और ये जो किनाल की लाइनिंग है और रिवर रावी है उसके बेड को कैसे आपने महफूज करना है। अब अगर आप उस पर कॉलोनीज़ बना देंगे, नहर के किनारे बना देंगे, सारा अपना सीवरेज डिस्पोजल आप नहर में डाल देंगे और नहर के किनारे भी आपकी डिफरेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगी। पार्क्स की जगह आप वहाँ पे लोगों को जो है ना पार्क्स की फैसिलिटीज़ देने की बजाय वहाँ पे कॉलोनीज़ या घर बना देंगे, या एक ऐसी जगह पे एक कॉलोनी अभी बनी जिसमें सारा फ्लड आ गया और वो फ्लड प्लेन पे, और तो ये एक टर्म कहलाती है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। उसमें यूटिलिटीज़ भी आ जाती हैं, पार्क्स भी आ जाते हैं, अर्बन प्लानिंग है कि कैसे आपने 25-30 ईयर्स में आपकी कैसे ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट की, आबादी की, तो बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स। नहीं तो आपको लगता है कि अगर लाहौर शहर की ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो 1.25 करोड़ आबादी सिर्फ लाहौर शहर की है। इतनी आबादी किसी एक मुल्क की होती है, अगर आप फिनलैंड देख लें या बाकी ऐसे और कितने ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ पूरे मुल्क की आबादी इतनी है जितनी हमारे एक शहर की आबादी है। तो क्या लाहौर शहर को एक अलग सूबा बना देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी देखें, सूबा बनाने से तो सारा सोल्यूशन नहीं है। बात हो रही थी कि कैसे हम इसको एक सस्टेनेबल और लिवेबल प्लेस बना सकते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, आपकी ट्रांसपोर्ट है। मैं इकबाल टाउन से चला हूँ तो वहाँ पे कोई एक ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसको मैं यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके चैनल तक पहुँच सकता। तो अगर आप ये पब्लिक को फैसिलिटीज़ दे दें कि उन्होंने अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, बिजनेसेस पे जाना है, तो वो कैसे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए, अगर आपके अब चैनल में 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर हर एक अपनी गाड़ी पे आना शुरू कर दे, मोटरसाइकिल पे आना चाहिए, तो ये सारी एमिशंस हैं। अब लाहौर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटेड, अभी मैं न्यूज़ वो पट्टी देख रहा था कि अभी 2nd नंबर पे आ गया और ये 1st पे भी अब आ जाएगा, लेकिन वो कुछ अच्छे फेम में और अच्छे उसमें मानी में नहीं है। वो एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें ये है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आपका जो सीवरेज है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, सिर्फ ई मोटर्स, ई स्कूटर्स, ई गाड़ियाँ, ई बसेस लाने से तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, अगर आप वो ऑयल से, फर्नेस से, कोल से, उससे पैदा कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी पोल्यूटेड कर रहे हैं। और फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे अभी फ्लडिंग हुई, सो अगर आप बिफोर सीज़न जो है बरसात से पहले अपने सारे ड्रेनेज को क्लियर कर लें, साफ़ कर लें, आपकी इमरजेंसी प्लानिंग हो और आपके पास एक एमरजेंसी रेजिलियंस सिस्टम हो कि आप जो है अलार्म दे सकें, लोगों को, शहरियों को बता सकें, और अपनी जो आपकी जो फ्लड है, अब मेरे घर के सामने अभी रोड जो है ना दोबारा रीइंस्टेट हुई है, लेकिन उसका उन्होंने कोई ड्रेनेज नहीं दिया। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो पानी वहाँ खड़ा होगा, वो सड़क डैमेज हो जाएगी, पानी ने कहीं तो जाना है, तो वो उसमें जी वो फिर गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएंगे, सड़क टूटना शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक तो उसी तरह गुजरेगी। और फिर वो देखें, जो भी रोड बनाए उसका ड्रेनेज दें, घरों का ड्रेनेज है, फिर उनको इंटरकनेक्ट करके आप उसको पंपिंग स्टेशन के ज़रिए सीवरेज ट्रीटमेंट पे लेके जाते हैं, फिर उसको सीवरेज को ट्रीट करते हैं और फिर जो है उसको डिस्पोजल करते हैं किसी साफ जगह। नहीं तो अब देखें ना, आपने एक इतना हाईलाइट किया एक पॉइंट को कि उन्होंने सड़क बना दी है, लेकिन ड्रेनेज का कोई उन्होंने पॉइंट ही नहीं रखा है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तो वो दोबारा से पानी वहाँ पे आएगा, खड़ा होगा, बारिशें होंगी,
वैसे ही है। वो लॉस ही है ना हमारा, हमारे फंड्स का लॉस है, पैसों का लॉस है कि वो वहाँ पर गड़ा पड़ जाएगा, सड़क टूट जाएगी, उसको दोबारा से आप बनाएंगे, फिर पैसे लगाएंगे उसके ऊपर। एक गलती की वजह से वो कितना बड़ा सिनेरियो हो जाता है। आप ये कह लें कि क्या आपको लगता है प्लानिंग में कहीं ना कहीं फुकदान आता है? हम फ्यूचर को नहीं देखते। फ्लड आया 2022 में भी आया, फिर भी हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। हमने कि जो कच्चे मकान थे या जिनकी फाउंडेशन कमज़ोर थी, हमारे यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, LDA कॉर्पोरेशन है, सब कुछ है। मैं इंग्लैंड से, वहाँ पे हम 25, 30 या 50 इयर्स का करते हैं कि अगर इधर मुझे वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो 50 इयर्स में इतनी पॉपुलेशन होगी, इतने कमर्शियल यूनिट होंगे, इतने इंडस्ट्रियल होंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल देना है, यहाँ पार्क देना है, यहाँ पे रोड देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, हम जो है ना रिएक्टिव करते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत, तो मैं ढूंढूंगा कि पानी कहाँ से लूँ। इससे नहीं कि हमारे यहाँ पे 10 लोग हैं इसमें स्टूडियो में, तो हम कहाँ से पहले अरेंज करके पानी की बोतल या कहीं पे रखें। तो इसी तरह ये पानी हमारा बहुत सारा वेस्ट होता है, उसको जमा किया जा सकता है। ड्रेनेज हमारे जो है वो ठीक। मैं सर्विस हॉस्पिटल में 25 ईयर्स पहले काम करता था, तो जेल रोड उन्होंने बनाई, वो ऊपर बना दी लेवल, और सारा पानी फिर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता था। तो वहाँ पे वो उनके वार्ड्स और सब कुछ जो इक्विपमेंट्स था। तो अब ये एक प्लानिंग है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है, इसमें बिजनेसेस, इसमें सिटीजन्स, इसमें पूरी कम्युनिटी, एजुकेशन, लोगों को कि कैसे है, सिर्फ कि जी लॉज और गवर्नेंस और प्लानिंग करके नहीं, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से ले लें। इससे माइंडसेट कि आपने कैसे सस्टेनेबल लाइफ गुजारनी है। अगर एक लाइट पे गुजारा हो सकता है, LED पे हो सकता है, या फ़ैन एक जगह चल रहा है, दूसरी पानी का यूज़ है, जब आप ब्रश करते हैं तो आप जो है ना उसको जो टैप को बंद कर दें, किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो बाथरूम का जो पानी है उसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं बाहर इंग्लैंड में और बाकी जगह पे। और जो बारिश को होता है उसको प्लान करते हैं कि पानी ने किधर जाना है और कितना फ़्लो है। फिर उसकी जो एम्बैंकमेंट्स हैं, अभी से तैयारी, अभी फ्लड का हो गया, अभी पहले इमरजेंसी रिस्पांस था, फिर उसका अभी रिहैबिलिटेशन है, और फिर जिनके सबके घर डैमेज हो गए, ये तबाह हो गए, ये बिल्कुल ही मिट गए, अब उनकी आइंदा अब ये नहीं कि वहीं पे उसी तरह बना दें, बल्कि ये देखना है कि यहाँ पे दोबारा भी पानी आ सकता है, ये रिवर बेड में है या कैसे है, या इलीगल थी, वहाँ पे कोई ड्रेनेज भी था या नहीं। अगर आप ड्रेनेज नहीं देंगे, थोड़ी सी बारिश होगी, फिर वो सारा डैमेज होगा, जमा होगा, कहीं तो जाना है पानी ने। बिल्कुल, पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो सस्टेनेबल एक बड़ी जो है ना वसी टर्म है, माइंडसेट कह लें आप, इसमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन कह लें। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीड करती है गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक की अवेयरनेस है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये जब तक ये एक साथ नहीं होंगे, एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट, पब्लिक और सारे ताउन के साथ ये काम प्रोजेक्ट नहीं मुकम्मल हो पाएंगे और हम सस्टेनेबल लिविंग नहीं हो सकते हैं, ना ही अगली जनरेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ छोड़ के जा सकते हैं। माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, सबका ही, सिर्फ गवर्नमेंट का, ये इदारों का नहीं, ये हमारा भी है, पब्लिक का भी है, कि आप लोग भी अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें। हमारे साथ नईम शेख साहब मौजूद थे, अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शैतान इंसान को जिन राहों से गुमराही की तरफ लेकर जाता है, उनमें जादू वो ज़रिया है और अमल है जिसे खालिस्तन शैतानी अमल करार दिया जाता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और साथ ही साथ हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। पीर साहब, आप ही से स्टार्ट करूँगी। काले जादू के हवाले से आज हमने बात करनी है, या इसको जादू भी खाली कहा जा सकता है। स्पेसिफिक काला जादू क्यों कहा जाता है जादू को, कोई इसकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी इन मानों में बड़ा दिलचस्प है कि ये भी उन चंद मौज़ूआत में से एक मौजू है जिसने हमेशा इंसान के तजस्सुस को जो है वो अपनी तरफ मरकूज़ किए रखा, उसकी तवज्जो को। और हर अहद में किसी न किसी अंदाज में जब हम इंसानी तारीख़ देखते हैं, गौर व फ़िक्र की, इल्म की, आगाही की, रसूम व रिवाज और ज़िंदगी गुजारने के जो करीने सलीके हैं, उनमें जो आने वाली मुख्तलिफ़ आभास हैं,
उनमें से एक मुस्तकिल उन्वान जो है वो जादू भी रहा है। हर ज़माने के लोग किसी न किसी अंदाज में इससे मुतासर रहे हैं या इसे अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाए रखा है उन्होंने। सो हम ये देखते हैं कि अब इस वक्त जो दुनिया है, क्योंकि ज़ाहिरात पर यकीन रखने वाली दुनिया है और बहुत ज़्यादा अकली बुनियादों पर चीज़ों को समझने और परखने की कायल हो चुकी है। सो ये दो बड़े तबकात जो हैं वो हमें मुआशरे के अंदर नज़र आते हैं। एक वो तबका जो खालिसतन इस तरह की सारी चीज़ों का कुल्लियतन इनकार करता हुआ नज़र आता है। मैं समझता हूँ ये भी एक जो है सही मानों में किसी भी मसले के हवाले से हकीकी इल्म ना रखने की अलामत है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो ज़िंदगी के अंदर आने वाले हर अनहोने अमल को जो है वो माफ़ौकुल फितरत चीज़ों के साथ मंसूब कर दिया जाता है और उनमें जो चीज़ें ख़ास तौर पर नेगेटिविटी का ज़रिया बनती हैं, ज़िंदगी के अंदर मुसीबत, परेशानी, मसाइल का ज़रिया बनती हैं, उन्हें हम किसी न किसी, जब उनकी ज़ाहिरी कोई वजह हमें समझ में नहीं आ रही होती तो हम उमूमी तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे जादू कह देते हैं। ठीक है, मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर काला जादू हो जाए खुदा न खास्ता किसी के ऊपर, तो उसकी कोई अलामात, कोई निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, हम पता लगा सकते हैं उससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामात की बात की जाए तो 2-3 किस्म की अलामात है। एक तो यह है कि जो सोए हुए ज़ाहिर होती है, और कुछ अलामात ऐसी हैं जो चलते फिरते जागते हुए ज़ाहिर होती हैं। और तीसरी सूरत इसकी यह है कि जिस वक्त आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो उस वक्त आपको ऊपर कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं। मसलन सोए हुए कुछ ऐसे ख्वाब आना कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई भैंसें पीछे लगी हुई, कोई जानवर आपको पीछे लगा हुआ है, मार रहा है, सांप लगे हुए हैं, काट रहे हैं, तो ये वो अलामत है। और बसों का सीने पे बोझ पड़ना, घुटन आना, घबराहट है, या किसी के होने का एहसास होना, या कोई चीज़ आगे से गुजर गई, या इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, मसलन गोश्त के टुकड़ों का घर में आना, दालें घर में गिरना, खून के छींटे हैं, पानी के छींटे हैं, कपड़े कट जाना, तवीज़ों का मिलना, ये तमाम वो अलामात हैं जिससे बंदा पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा तो सिर्फ बजाते ख़ुद ही सूरत बकरा, सूरत रहमान और यासीन वगैरह और आखिरी चारे कुल लगा दे तो अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और अगर वो बार बार आना शुरू हो जाए, मसलन गोश्त के टुकड़े हैं और इसी तरह दालें हैं, कपड़े कट रहे हैं, बार बार बच्चा डर रहा है, खौफ हरास है, तो उस वक़्त फिर प्रॉपर अपने ऊपर कुछ अज़कार और नमाज और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत उसको बाकायदगी मिलाए। मसलन कुरान करीम की अगर आप तिलावत करना शुरू कर दें, 40 दिन सूरत बकरा पढ़े, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस घर से जादू ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह सुबह, शाम और सोने के अज़कार, ठीक है, सुबह के, शाम के और सोने के अज़कार, कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं हमें मिलता शरीयत में कि जो एक ही दफ़ा किया जाए और पूरी ज़िंदगी आपको हिफाजत मिल जाए, पूरी ज़िंदगी आपको सिक्योरिटी मिल जाए, ऐसी वैसी नहीं है। सुबह करें, शाम करें, सोने के वक्त करें, और चौथा नमाज़ों के बाद है। ठीक है। और पाँचवा खुसूसन रोज़मर्रा के अज़कार, खुसूसन वाशरूम में जाना, या खुसूसन जिस वक्त आदमी प्राइवेसी इख्तियार करता है, कपड़े उतारता है, मसलन कपड़े तो हर आदमी ने बदलने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कपड़े उतारे। ठीक है। इसी तरह कपड़े पहनने की भी दुआ है। इसी तरह घर से निकलने के वक्त बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ने से शैतान अपने सर पे खाक मलता है। कॉलर हैं सबा जवाद, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबा जी, मैंने पूछना था कि हमारा ना कारोबार नहीं चल रहा, पहले सही चलता था, अब कोई बंदिश ऐसे कि मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, रात 12 बजे दुकान पर बैठ जाते हैं, काम नहीं चल रहा बिल्कुल। ठीक है, मतलब सिर्फ काम नहीं चल रहा, या कोई और भी ऐसी अलामात है, निशानियां हैं जो आपको लगी हो और आपको लगा हो कि किसी ने जादू किया? बच्चे आपस में घर में आते तो पढ़ाई वगैरह में वैसे ठीक है, मगर घर में जो लड़ते झगड़ते हैं बच्चे आपस में, इत्तेफाकी नहीं है बच्चे में। ठीक है, जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा। कह रहे हैं जी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो शायद ऐसा लग रहा है। देखें, जिस वक्त आप बिज़नेस के लिए जाएं या कोई भी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाएं, तो सबसे पहले काम ये करें कि 2 रकत नमाज पढ़ के निकले। ठीक है। और वहाँ काम करके फिर घर में आए, 2 रकत पढ़ के दाखिल हो, यानी 2 रकत पढ़ के निकलेंगे और 2 रकत पढ़ के ही दाखिल होके बैठेंगे, आपका निकलना बैसे बरकत हो जाएगा और आपका दाखिल होना घर में बैसे बरकत हो जाएगा। और इसके साथ एक दुआ है, दुनिया कायनात का कोई भी मसाला मुश्किल तरीन हो, उसकी मुश्किल की मीम ही मुश्किल है, शक्ल निकली आती है, कोई ना कोई उतार दे दो मीम।
अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। आपके ऊपर इल्म भारी हो गया, आपके ऊपर बिजनेस भारी हो गया, जॉब, आपके ऊपर कोई भी काम है, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई काम आसान नहीं सिवाय इसके जिसे तू आसान कर दे। तो ये दुआ एक पढ़े, और इसके साथ साथ एक दुआ बहुत बड़ी है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तनज़िल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरा व रहीमुहुमा। ये आखिर तक एक दुआ है। लाखों रुपए कर्जा भी हो ना, करोड़ों रुपए कर्जा भी उतरता है, बिजनेस भी बढ़ता है, तरक्की भी होती है, प्रोग्रेस भी होती है। ये दुआ बहुत ज़बरदस्त है। और मैं यहाँ शाह साहब की इजाज़त से, वो जो बुजुर्ग ने बात की है ना, एक वजीफ़ा मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, आप एक अपने ऊपर सिक्योरिटी का वजीफ़ा करें और एक दो नियतें और करें। या अल्लाह मुझे नहीं पता कि मेरा हासिद कौन है, और मुझे नहीं पता कि मेरा जादूगर कौन है, मेरे से कोई चीज़ मेरे ऊपर ज़ाहिर नहीं और तेरे ऊपर कोई छुपी नहीं है। आप अपने ऊपर भी पड़े, और जो आदमी जादू करने वाला और कराने वाला है उसका तसव्वुर करके, अगरचे उसको ज़हन में रखना नहीं है, आप उसका तसव्वुर करके एक दफ़ा फूंक लगा दे सही। अच्छा। आप यकीन करें, आपका नाम लेते ही उसके सर और उसका दिल हुलकूम की तरह आएगा, खोलेगा। और वो 4 वजीफे कौन थे? सूरत फातिहा, ठीक है, आयतुल कुर्सी, ठीक है, कुल हुवल्लाह, चौथा कलमा और आयत करीमा। ये पढ़ने से दुनिया कायनात के जादूगर के एक तस्बीह कर ले, एक तस्बीह रोज कर ले, हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद नहीं, सुबह कर ले और असर के बाद ये कर ले, और जादूगर के डेरे के ऊपर डेरा लगा ले, कहे कि तू अगर जादू कर सकता है तो मुझे करके मैं भी, मेरे पास भी इसका तोड़ है। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक कॉलर ले लूं। हाफिज अरसलान है खानेवाल से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। अरसलान साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मेरे भाई ओमान में रहते हैं, उनका बिजनेस है वहाँ पे। तो भाई मेरे की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि हम जब सोते हैं ख्वाब में हमें कुत्ते नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं, और पिछले 4 महीने से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई आउटपुट नहीं आ रही, नुकसान ही होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अरसलान साहब। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम तक ये बात पहुँचती है। वो कहते हैं हर वो ख्वाब जो मुतय्यन हो जाता है, जिसका एक हिस्सा मंजरनामा हमें याद रहता है, आप ज़हन में रखें कि वो एक मुकम्मल ख्वाब है और उसका कोई ना कोई मफहूम और मतलब होता है ज़िंदगी के अंदर। सो 2 तरह की ख्वाब हो सकते हैं ना, या खैर पर मबनी है, शर पर मबनी। खैर पर मबनी है तो उससे कोई नेमत आप तक पहुँचनी है, उस नेमत के हुसूल को आसान बनाने के लिए अल्लाह के रस्ते में सदका दें ताकि बाहिफाजत वो जल्दी आप तक पहुँचे। और अगर उसके अंदर कोई शर पिन्हा है, पोशीदा है, तो उसका भी सदका दिया जाए ताकि फौरी तौर पर वो जो बला के तौर पर जो चीज़ मुसीबत मासियत की शक्ल में आपकी ज़िंदगी के अंदर आनी है, उससे आपको जो है वो हिफाजत का निज़ाम जो है वो मुतारिक हो जाए। शफीक साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा? देखें, सबसे पहले तो ख्वाब को ज़ाहिल करना चाहिए। जो गंदगी आ रही है, जो तकलीफ आ रही है, उसको उसका एक तरीके तो ये है कि आप जिस जगह पे लेटे हो उसकी करवट बदल लें। ओके। दूसरा ये है कि आप दाईं तरफ लेटे हैं तो बाईं तरफ लेट जाएं। ये हदीस की रूह से 6 सूरतें हैं ख्वाब को ज़ाहिल करने की। और तीसरी शक्ल ये है कि आप उठ के वुजू कर लें। चौथी शक्ल ये है कि अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो 2 रकत नमाज पढ़ के उसी वक्त ही तौबा। ठीक है। और 5वां ये है कि साथ आप औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया पढ़ के बाएं कंधे में 3 दफा फूंक ले। ठीक है। और छठी शक्ल जैसे हजरत ने फरमाई कि सदका कर ले, आप पहले ख्वाब के शर से महफूज हो जाए, उसके बाद आपको अल्लाह ताला रिज़्क भी देना शुरू। चले, एक और कॉलर है आमिर शहजाद रावलपिंडी से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी जी मैडम, मेरा सवाल ये है आवाज साहब से कि मेरे घर में जो है ना परेशानी बहुत ज्यादा है, और ना सर के जो बाल मेरे और मेरी हमशीरा के गिरते हैं, हालांकि डॉक्टर के पास भी हम गए हैं लेकिन उसका कुछ सतहबाब नहीं हो सका। और दूसरी बात ये है मैडम कि जो है ना मेरा जो है ना बीमारी की वजह से पाँव में मेडिसिन वगैरह खाने की वजह से मेरा पाँव भी ठीक नहीं हो रहा, और ये बहुत परेशानी है, और घर में बहुत परेशानी रहती है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, फटाफट बता दें। सर, कमर और मैदा और टांगों में 4 जगह जादू के असरात हैं। जो जो साहिब ने बताया ना, कमर में भी एक तरीके का तो ये है कि मंजर की आयात पढ़े और पानी पे दम करके पानी से वुजू करे और पानी से गुस्ल करे। बस औकात हम पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन गुस्ल वुजू नहीं करते। और दूसरा तरीका ये है, मंजर क्या है, फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल, और इसी तरह 7 औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ वहुवल अलीम। ये पढ़ के 5 नमाज़ों में
5 दफ़ा ये पढ़ ले और उसके बाद पानी दम करके एक छोटी सी बोतल रख ले, पानी पे दम करके पीता रहे और सुबह शाम हल्का हल्का मसाज करता है। ना इसका दर्द रहेगा, ना मर्द, ना मसला। ये सारी चीज़ें हैं। 6 वजीफे बताएं, फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल और 7 औज़ भी कलिमातिल्लाह ताम्मत बिस्मिल्लाह। ये इंतहाई मुख्तसर तरीन दम है शरीयत की रूह। ये हर बंदे को करना चाहिए। नजर बद का भी है, जादू का भी है, हसद का भी है, शयातनत का भी है। और जिन्हें ये तकालीफ नहीं है वो भी हुसूल बरकत के लिए सारे इसको मामूलात का हिस्सा अपने आप को महफूज करने के लिए कि ऐसा कोई अमल आपके ऊपर अटैक ना कर सके, कोई भी ऐसा हो। बहुत शुक्रिया। हाफिज शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। काले जादू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसका तोड़ क्या है, इसे किस तरह हिफाजत की जा सकती है खुद ही, और इसकी निशानी और अलामात क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।